लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है यंग यूट्यूबर्स एंड इंडिपेंडेंट्स ऑफ इंडिया। आज हमारे जो मुखातिब हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नौजवान हैं। और सबसे पहली बात ये कि आप लोग मीडिया की 5th जनरेशन हो। पहली जनरेशन वो थी मीडिया के हवाले से जो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। दूसरी जनरेशन वो थी जिसको रेडियो सुनने का मौका मिला। आपको याद होगा कि ऑल इंडिया रेडियो जिस दौर में इजाद हुआ था वो जनरेशन थी कि जो अखबार भी पढ़ा करती थी और जो टीवी भी जो रेडियो भी सुना करती थी। तीसरी जनरेशन वो आई जिसको टीवी देखने का मौका मिला। ये 60s का वो दौर था जब पाकिस्तान में पीटीवी और इंडिया में दूरदर्शन इंट्रोडक्शन हुआ। चौथी जनरेशन वो थी जब इस सेंचुरी के शुरू में 21वीं सदी के शुरू में जब बेशुमार चैनल आए, सैकड़ों की तादाद में चैनल आए, जिसमें एंटरटेनमेंट के चैनल थे, जिसमें रिलीजियस चैनल थे, स्पोर्ट्स के चैनल थे और लोकल्स के चैनल थे। लेकिन हम जिन चैनल्स की बात कर रहे हैं वो है न्यूज़ के चैनल और करंट अफेयर्स के चैनल। तो वो जनरेशन थी, वो 4th जनरेशन थी। आप जो हो वो 5th जनरेशन हो। और 5th जनरेशन का मतलब ये कि आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास व्हाट्सएप है और आपके पास फेसबुक है। आप सबसे आज़ाद जनरेशन हो। आप किसी के मोहताज नहीं हो। जिस तरह न्यूज़पेपर की जो जनरेशन थी वो मोहताज थी कि न्यूज़पेपर क्या ख़बर देता है। दूसरी जनरेशन थी वो रेडियो वाली जनरेशन थी, वो सरकारी पॉलिसी की मोहताज थी। तीसरी जनरेशन जो थी वो टीवी की मोहताज थी, वो इस बात की मोहताज थी कि सरकार की तरफ से क्या एडवाइस आती है। चौथी जनरेशन थी वो आज़ाद थी। चैनल्स का एक फ़्लो था, दर्जनों चैनल्स थे, मालूमात थी, लेकिन इसके बावजूद भी चैनल्स के मालिकान की जो पॉलिसी हुआ करती है रेटिंग के हवाले से और उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से, उसमें उनकी मजबूरियां थी। लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आप सबसे इंडिपेंडेंट जनरेशन हो। जब आप सबसे इंडिपेंडेंट जनरेशन हो तो चूँकि आज आप मुखातिब हैं इंडिया और पाकिस्तान के नौजवानों से, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जिस्मानी तौर पे, आप ज़हनी तौर पे और आप इकनॉमिकली किस तरह तरक्की करोगे। आपकी तरक्की उस वक्त होगी जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से करीब आएंगे और उनमें तिजारत होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, हिस्ट्री को मस्क किया जा रहा है, हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। और इसकी सबसे ज़िंदा और ताबिंदा मिसाल वो है कि जब इंडिया में जब फिल्म बनाई गई थी गांधी और जब पाकिस्तान में फ़िल्म बनाई गई जिन्ना, तो उनमें जिस तरह जब इंडिया में गांधी फिल्म बनाई गई तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बिल्कुल एक विलन के रूप में पेश किया गया। उनके चेहरे पे कोई कट का निशान लगा के उनको और बुरी शख्सियत के तौर पे पेश किया गया। और जब पाकिस्तान में फ़िल्म बनाई गई जिन्ना, तो उसमें उसके पहले ही सीन में लेडी माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू को लव अफेयर को दिखाया गया है। मुमकिन है किसी मामले में कोई सच्चाई हो, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जो सरकार के तौर पे बनती हैं, सरकारी सतह पर बनती हैं। उनमें बेशुमार रिसर्च होती है, बेशुमार सरकार का करोड़ों रुपए का पैसा लगता है। इसके बावजूद भी जहन इतने छोटे हैं दोनों तरफ के लोगों के कि हम हिस्ट्री को सही तरीके से पेश नहीं कर सकते। अब चूँकि आपको ये इल्म होगा, इंडिया के लोग गांधी जी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान के लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। आपको पता है कि गांधी जी की शख्सियत कितनी अजीम थी। अगर ये कहा जाए कि गांधी जी ने अगर जान दी है, उन्होंने अगर अपनी जान कुर्बान की है, तो वो पाकिस्तान की खातिर तो गलत नहीं होगा। नथुराम ने अगर गांधी जी को जनवरी 1948 में कत्ल किया तो इसकी वजह ये थी कि गांधी जी पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर रहे थे, गांधी जी पाकिस्तान को एकोमोडेट कर रहे थे। होना यह था कि 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल रहे थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए मिल चुके थे और 55 करोड़ रुपए नेहरू गवर्नमेंट नहीं दे रही थी। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और पटेल उस पर रुकावटें डाल लेते। इसकी वजह से गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की। 78 या 79 की उम्र में इतनी कमज़ोर सेहत के साथ हंगर स्ट्राइक करना, वो भी पाकिस्तान की खातिर, इसका मतलब है कि ये गांधी जी की अज़मत को ज़ाहिर करता है। कितने पाकिस्तानी नौजवानों को या कितने पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को ये बात पता होगी। इसी तरह आप देखें कि जब गांधी जी 1915 में हिंदुस्तान आए पानी के जहाज़ के ज़रिए, तो उनका इस्तकबाल किसने किया? बड़े लीडरों में गोखले और कायद-ए-आज़म थे जिन्होंने गांधी जी का इस्तकबाल किया।
और जब गांधी जी यहाँ आए एक हफ्ते के बाद, तो कायदे आज़म के वोटर्स थे, कायदे आज़म की कोशिशों से गांधी जी के लिए एक पार्टी अरेंज की गई, एक गार्डन पार्टी, जिसका उन्वान था मिस्टर एंड मिसेस गांधी। उसकी सदारत किसने की? उसकी सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इसके बाद दोनों शख्सियात के अंदर, कायदे आज़म और गांधी के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं, कहाँ उनके दरमियान कोऑपरेशन हुआ और कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और तकसीम का ज़िम्मेदार कौन है। 1946 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और महात्मा गांधी ने तकसीम को रोकने की कोशिश की। कायदे आज़म ने कैबिनेट मिशन प्लान को तस्लीम करके, और गांधी जी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ऑफ़र की कि आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी यह हिस्ट्री का जबर था, तारीख़ का जबर था कि तकसीम हुई। इसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों को इस बात की ज़रूरत है कि वो तारीख़ को सही उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, तारीख़ को, हिस्ट्री को उसके सही तनाजुर में देखें। अब मैं आपको मिसाल दूंगा जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर, फाउंडिंग लीडर बीजेपी के, वो इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर रहे, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे और वो डिफेंस मिनिस्टर रहे। उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे किताब लिखी, जिन्ना, इंडिया, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस। वो रिसर्च बेस्ड बुक थी। उन्होंने उस पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक अच्छी शख्सियत के तौर पे पेश किया गया, एक सेकुलर लीडर के तौर पे पेश किया गया। उनको पेश किया गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो खिताब उनको उनके दौर के लोग दिया करते थे। तो इंडिया के लोगों ने, बीजेपी ने पहले तो टिकट नहीं दिया जसवंत सिंह साहब को, और उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया। LK एडवाणी एक बहुत बड़े लीडर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद इंडिया की दूसरी बड़ी शख्सियत थे बीजेपी की। उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ जब वो पाकिस्तान आए सन 2005 में, वो कायदे आज़म के मज़ार पे गए, और मज़ार पे जो मेहमानों की किताब थी उसमें उन्होंने लिखा कि कायदे आज़म एक देशभक्त थे, वो सेकुलर लीडर थे, वो एम्बेसडर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, और उनकी तारीफ़ की। जब वो इंडिया गए तो उनके लिए जीना महाल कर दिया गया, उन पे क्रिटिसिज्म की गई और उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। ये है टॉलरेंस लेवल इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी हिस्ट्री को सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, गांधी जी की शख्सियत की अज़मत को बयान नहीं किया जाता। इसी तरह इंडिया में कायदे आज़म को बुरे तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। आप 5th जनरेशन हो, जैसा कि मैंने कहा, आप 5th जनरेशन हो, आप सबसे आज़ाद हो, आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आपके पास गूगल है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप यूट्यूबर्स हो। ज़रूरत इस बात की है कि आप हिस्ट्री को सही तनाजुर में देखो। जब आप हिस्ट्री को सही तनाजुर में देखोगे, उसके सही कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में हुआ क्या था, तकसीम क्यों हुई थी, किसकी कहाँ कहाँ गलती थी, और तारीख़ का जबर कहाँ था। तो आज मेरी इंडिया और पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों से गुजारिश है कि आप हिस्ट्री को सही कॉन्टेक्स्ट में देखो। जब आप हिस्ट्री को सही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे, तो इसके बाद आपके बाद जो जनरेशन आएगी वो 6th जनरेशन होगी। वो हिस्ट्री को क्रिटिकल अंदाज में देखेगी। फिर जहाँ जिसकी गलती होगी वो कहेंगे कि यहाँ गांधी की गलती थी, यहाँ जिन्ना की गलती थी, यहाँ लियाकत की गलती थी, यहाँ नेहरू की गलती थी, यहाँ पटेल की गलती थी। वो क्रिटिकल अंदाज में देखेगी 6th जनरेशन। लेकिन चूँकि आप 5th जनरेशन हो, लिहाजा आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हिस्ट्री को सही कॉन्टेक्स्ट में देखो। अगर आप समझते हो कि आज की इस गुफ्तगू से, चंद लम्ह मिनट की इस बातचीत से अगर आपको कुछ हासिल हुआ है, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है, आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है, तो आपसे गुजारिश है कि यहाँ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।